नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर नवादा से है, जहां पर लगातार मौतों के सिलसिले पर अब कार्रवाई तेज होती हुई, जिसमें थाना अध्यक्ष पर गाज गिर गई है। थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की गई है। नवादा से लगातार अब तक 15 मौतों के बाद 3 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है और इसके बाद कार्रवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष तारकेश्वर नाथ तिवारी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है। मगध आईजी की अनुशंसा के बाद ये कार्रवाई हुई है। एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। उमाशंकर अब नए नगर थाना अध्यक्ष बनाए गए हैं। अन्य लोगों पर भी गाज गिर सकती है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और सहयोगी अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या ये माना जाए कि पटना से रवाना हुई टीम और इस टीम के अंदेशे पर सबूत भी, साक्ष्य भी उनके हाथ लगते हुए जिस पर कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको ये बता दूं कि निश्चित तौर से इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि जो पटना से जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो भेजी गई टीम थी, उससे कहीं न कहीं स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने जो साक्ष्य जो है वो पूरी तरह से जुटा लिए हैं और उसी के आधार पे अपना रिपोर्ट सौंपा है। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी और भी अधिकारियों पे गाज गिरना बाकी है, क्योंकि कल ही अधिकारियों ने ये बात को माना था कि इतनी मौत का वजह शराब रहा होगा। हालांकि केमिकल और बेसरा रिपोर्ट अभी आना बाकी है, उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि उन लोगों की मौत की वजह शराब रही है या नहीं। अनिल, इस पूरे कार्रवाई के दौरान ये भी तय हो गया कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है, उसकी लापरवाही सामने नजर आई है, जिस बाबत 15 लोगों की जान गई। बिल्कुल विवाह, जब शुरुआती दौर में जब परिजन जब स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि सभी लोगों ने शराब पी है और उसके बाद उन लोगों की तबीयत खराब हुई है और अंततः उनकी मौत हुई है, इस बात को शुरू से ही जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं थी और इस वक्त में अपनी तरह तरह की दलीलें दे रही थी। तो कहीं न कहीं कल जो टीम आई थी उनके बयान के बाद यह स्पष्ट होता है कि जो प्रशासन जो नवादा में जो टीम है, तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में अपना एक विश्वास खोया है और लोगों में उनके प्रति एक अनिल, एसपी और डीएम की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया जाता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट हमारे तक पहुंची है, उस रिपोर्ट में शराब की बात कहीं सामने नजर नहीं आती है। लेकिन अब क्या ये माना जाए कि इस कार्रवाई ने यह भी जाहिर कर दिया कि चाहे ऊपरी स्तर के अधिकारी हों या फिर निचले स्तर के अधिकारी हों, प्रशासनिक स्तर पर अगर लापरवाही हुई है तो गाज हर स्तर पर गिरेगी। जी देखिए विवाह, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह पता चला कि कल से लेकर जो आज तक जो भी कार्रवाई है, उससे तो यह एक बात तय हो गया है कि जो अधिकारी जो नीचे तबके में जो काम करने वाले लोग हैं और जो ऊपर के दर्जे पे लोग जो बैठे हुए हैं, चूक हुई है तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और उस कार्रवाई अनिल विशाल, आखिर में एक सवाल ये भी कि ये तमाम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई इस वक्त जिन लोगों ने लापरवाही बरती, जिन लोगों ने संजीदगी नहीं दिखाई, परिजनों के बयानों पर गंभीरता से नहीं विचार किया गया, रिपोर्ट की भी अनदेखी क्या की गई, लेकिन ऐसे में जो इस काले कारोबार में शामिल लोग हैं, जो इसके पीछे रैकेट है, जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट के लोगों तक पुलिस कैसे पहुंचेगी, उन लोगों पर कैसे लगाम लगेगी? बिल्कुल विवाद, देखिए कल जो उत्पाद आयुक्त आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन लोगों से चूक हुई है और जिन लोगों के मौजूदगी में इस तरह के कार्य हुए हैं, उनके सारे रिपोर्ट तैयार हो गए हैं, उस आधार पे कार्रवाई होनी तय है। और उसी का यह नतीजा है कि आज कल रात से लेकर आज सुबह तक अभी पुलिस प्रशासन से लेकर उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई के बाद संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जिन लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि देखिए शराब पीकर ये लोग घर पहुंचे थे, उसके बाद इस तरह की शिकायतें आई, उसके बाद इनकी मौत होती है, अब क्या वो इस कार्रवाई के बाद संतुष्ट हैं? हालांकि देखिए विवाह, अभी ऐसे कोई परिजन से हम लोगों की बात नहीं हुई है, मगर इस दौरान जिस वक्त ये घटना हो रही थी और हुई थी, उस समय परिजनों का स्पष्ट कहना था कि शराब मिलती है तभी तो लोग पीते हैं, अगर शराब इजली से नहीं मिल रही होती तो नहीं पीते, और नहीं पीते तो शायद उनकी मौत भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में एक संतुष्टि जरूर देखी जाएगी कि उस इलाके के जो लोग जो उस दिन जो मौजूद। और इस वक्त अनिल विशाल, सबसे बड़ा सवाल यही और सबसे बड़ी कार्रवाई उस स्तर पर ही होने की जरूरत है जहां पर ये शराब पहुंच रही है, या फिर इस तरीके के शराब का निर्माण लोकल स्तर पर किया जा रहा है, उन लोगों पर गाज गिरनी और उन पर लगाम लगनी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर प्रशासन के सामने भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर मधुबनी से है, जहां के जयनगर में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इस सिलेंडर ब्लास्ट से वो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, यानी कि घर बर्बाद हुआ लेकिन
किसी की जान नहीं गई, घर में जो लोग मौजूद थे वो बाल बाल बच गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयंकर तस्वीर है। और इस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद से किस तरह से घर पूरी तरह से आग के लपटों के चपेट में आ गया। आग लगने के बाद से अफरा तफरी का माहौल रहा। जयनगर के शहीद चौक गुमटी के पास की यह घटना है। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आप शांत हो गए, आप टेंशन नहीं है। एगो और है। और खबर अब हादसे से जुड़ी हुई, जिसमें कटिहार में सड़क हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देखिए, रफ्तार का कहर कह लीजिए या अकाल मृत्यु कह लीजिए, इस हादसे की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हुई, जिसमें हादसे का शिकार लोगों की तरफ से जमकर हंगामा किया जाता हुआ, आगजनी और नारेबाजी की जाती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और मिनी ट्रक के आमने सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी। देखिए, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। इसे पहचानना तक मुश्किल हो रहा है कि यह कौन सी गाड़ी है। आगे से ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है गाड़ी। 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ड्राइवर को नींद लगी होगी और इसी दौरान झपकियाने से यह हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। आमने सामने की इस टक्कर में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बकरी मोड़ है, जो कि इधर यहाँ से समेली 2 किलोमीटर, यहाँ से डुमर 3 किलोमीटर, इसी NH 31 में। यार इधर से LP गाड़ी है, बड़का धान लोड है, उधर से जो है गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। दोनों में इतना भीषण टक्कर हुआ है, जिसमें कि उसमें 2 आदमी लोड, 3 आदमी। वाहन चालकों से यही अपील करेंगे कि कृपया गति और हिसाब से चले, ताकि NH सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे। और पटना में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जुट गई है और इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। और इस विशेष अभियान में जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ लोग इस दौरान ट्रैफिक पुलिस से बहस करते भी दिखे, यानी कि वो नियम का पालन भी नहीं करेंगे और बहस भी करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। संवाददाता अमित कुमार ने इस पूरे मौके का जायजा लिया है। पटना पुलिस इन दिनों वाहन चेकिंग अभियान चला रखी है और आज इसका 9वां दिन है। 9 दिन से लगातार पटना में जो है वाहन चेकिंग अभियान चल रही है और इस दौरान जो यातायात नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हैरत करने वाली बात है कि जब पटना पुलिस ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो पटना पुलिस ही करती है। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये लोग जो है वो यहाँ पे जब इन्हें पकड़ा है, जो हेलमेट में पकड़ा है, तो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। तो हम जानते भी हैं, पूछते भी हैं किस बात का विरोध कर रही है आप? 10 दिन आपको कह रहे हैं, आपको बताएं कि 15-20 दिन पहले आपको अलर्ट कर देना चाहिए। ये जानकारी ओके, पहले आपको 6-7 महीना पहले जानकारी नहीं है। अभी जो अभियान चल रही है, आगे पीछे दोनों हेलमेट का, ये कहते हैं हम जानवर की दुकान नहीं, हम वही कह रहे हैं ये इंडिया रूल है कि नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल में जाना है, पैसा फाइल खुल गया, पैसा निकल गया ना। यहाँ पे वाहन चालक जो है वो ट्रैफिक पुलिस से ही उलझ पड़ते हैं, उन्हें खड़ी खोटी सुनाते हैं और अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बालू के खेल की, जिसे लेकर माफिया बेधड़क इस गोरख धंधे में जुटे हुए हैं और इन पर लगाम लगाने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। बाढ़ अनुमंडल की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बालू माफियाओं का बेखौफ होकर ये खेल जो है वो बदस्तूर चलता हुआ। देखिए, इन्हें रोकने या टोकने वाला यहां पर आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। घाटों पर बालू की अवैध कटाई जो है वो धड़ल्ले से हो रही है। इसका परिवहन और
एक जगह से दूसरी जगह इन्हें भेजने का सिलसिला भी बदस्तूर चलता हुआ, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। बाढ़ अनुमंडल में इन दिनों बालू माफियाओं की चांदी है। बाढ़ एनटीपीसी हो या फिर हाथीदह थाना क्षेत्र, इन बालू घाटों पर अवैध बालू की बदस्तूर कटाई जारी है। गाहे बिगाहे एसपी अमरीश राव कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन इन कार्रवाई से बालू माफियाओं के ऊपर कोई डर नहीं पैदा होती है। एसपी बार बार कहते हैं कि हम बालू माफियाओं पर नकेल कसेंगे, लेकिन कब कसेंगे ये देखने वाली बात होगी। और अहले सुबह से ही बालू माफिया अपने कामों में लग जाते हैं। सबसे अधिक एनटीपीसी थाना क्षेत्र में बालू की कटाई हो रही है। सहनौरा हो या ढीबर के घाटों पर सब पे बालू कटाई बदस्तूर जारी है। अब देखना है पुलिस प्रशासन इस पर कब लगाम लगाती है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और बिहार में इस वक्त तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि गर्मी के इस तपिश से बचने के लिए लोग पेयजल का सहारा ले रहे हैं, यानी कि ठंडे पेयजल का सहारा लिया जा रहा है। लोग नारियल पानी पी रहे हैं, गन्ने का जूस लोग पीकर इस ठंडी से बचने का उपाय कर रहे हैं। कई जगह ऐसे स्टॉल्स लग गए हैं जहां पर नारियल का पानी बिक रहा है, गन्ने का जूस बिक रहा है और लोग इसका मजा भी उठा रहे हैं, ठंडी से बच रहे हैं। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों के लिए एक रोजगार का साधन भी मिल गया है। अब जब तक गर्मी रहेगी, हर जगह इस तरह के ठंडे पेय पदार्थ के स्टॉल्स आपको सड़कों पर नजर आएंगे। अप्रैल की शुरुआत में ही तापमान में बेतहाशा वृद्धि होने लगी है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में लोग अब गर्मी से बचने के लिए जूस और देख सकते हैं कि नारियल पानी का सहारा लेने लगे हैं। राजधानी पटना में जगह जगह देख सकते हैं कि नारियल पानी की बिक्री चल रही है और जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक ने पहले ही कहा था कि अप्रैल की शुरुआत में ही जो अधिकतम तापमान है उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजधानी पटना में एक हो या फिर जो नारियल का पानी है उसकी बिक्री लगातार हो रही है और जो दुकानदार हैं वो जगह जगह दुकान लगाए हुए हैं। जरा हम बात करते हैं, कुछ ग्राहक हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी काफ़ी बढ़ गई है? गर्मी तो बढ़ गई अप्रैल के महीने में, फर्स्ट ही आवर में। कितना राहत मिल रहा है? एक पी रहे हैं, एक ये पीने से तो शरीर को कुछ राहत मिल ही रहा है, क्योंकि पटने से सब्जी बाग से आ रहे हैं हम, इधर में बहुत गर्मी मिल रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहरा वाला। बिल्कुल। कितनी राहत मिल रही है? अब लग रहा है गर्मी की शुरुआत है, अब एक का जूस हो या फिर नारियल पानी हो। जी, गर्मी का एहसास हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पिछले साल से ज़्यादा गर्मी लग रही है? जी। अप्रैल? जी। क्या नाम हुआ? कुलसुम परवीन। चलिए दुकानदार से ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, बिक्री कैसा है? ठीक है सर। अच्छा बिक्री है? हाँ अच्छा। क्या लग रहा है कि अप्रैल में इतनी गर्मी पहले से कैसे? हाँ ही, लेकिन इतना नहीं था। है? हाँ ही। अच्छी बिक्री हो रही है, ग्राहक आ रहा है? आ रहा। कैसे गिलास है? 10 का 20 का। कैसे दे रहे हैं? 50 का है सर। 50? पिछले साल कैसे था? पिछले भी 50 से था। लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं। गर्मी से राहत मिल रही है? हाँ। क्या नाम हुआ? अमन कुमार। तो ये राजधानी पटना का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, जहां तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग गर्मी से बचने के लिए अब ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करने लगे हैं। तो इसी वजह से एक का जूस हो या फिर नारियल का पानी है, उसका डिमांड लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको कटिहार की एक खूबसूरत और अच्छी तस्वीर भी दिखाते हैं, क्योंकि ये वो कटिहार है जो बाढ़ के दिनों में रेड जोन बन जाता है। रेड जोन से हमारा मतलब ये है कि ये पूरा इलाका पानी में घिर जाता है और यहाँ पर आवागमन के लिए सिर्फ एक साधन है, वो है नाव। लेकिन इस वक्त यहाँ के मनियारी विधानसभा की बात कर लीजिए और बरारी विधानसभा की, इस दोनों ही विधानसभा को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और इस पुल के निर्माण की वजह से अब लोगों के अंदर यातायात को लेकर अब तक जो संशय की स्थिति होती थी, जो परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता था, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। और इसीलिए लोगों ने इसके लिए सरकार को भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्हें इस बड़ी समस्या से निजात दिलाने के लिए इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट देखिए। कभी मनिहारी से बरारी की दूरी तय करने के लिए
50 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन अब देख सकते हैं कटिहार के मनिहारी में कटौतिया के ये पुल बनना शुरू है और अब महज 5 से 7 किलोमीटर मनिहारी से बरारी की दूरी तय हो गई। बताते चले ये पूरा इलाका बाढ़ के जद वाला क्षेत्र है और खासकर बाढ़ के दिनों में यहाँ के लोगों को बड़ा परेशानी होता है और अब इस परेशानी से दूर होने के बाद लोग यहाँ इस पुल को वरदान मान रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं और साइट पे जो काम चल रहा है उसके मैनेजर भी हैं। आइए बात करते हैं, पहले जानते हैं कितना का पुल कितना लागत से बन रहा है, ये कितना ये 1 किलोमीटर की पुल की लंबाई पुल की लंबाई है 116.700 मीटर। कितना का बजट? ये लगभग 6 करोड़ का है। कब तक पूरा हो जाएगा? 22 फरवरी, अगले साल 22 में 22 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ा वरदान है ये, जो कि हम लोग को और हमारे जो अगल बगल में क्षेत्र है, गांव समाज है, इसको जो है बहुत कठिनाई के साथ जो है ये कसी जो है टपना पड़ता था। आप जो है ये पुल जो बन जाएगा तो बहुत ही गर्व की बात है कि आप हम लोग को और हमारे जो गांव है अगल बगल में और जो बाहरी है बहुत आसान हो जाएगा इस जाने के लिए। ये नदी जो है इस कोसी कहते हैं, लेकिन इसका बगल में जो है वो बहुत बड़ा नदी है, बूढ़ी गंडक जिसको कहता है। बाढ़ के समय काफी परेशानी, बाढ़ के समय तो बहुत परेशानी होता है। कितना किलोमीटर होता था कटिहार से बरारी की दूरी पहले? लगभग 50 किलोमीटर। कितना दूरी होती? आप लगभग वही 5-6 किलोमीटर होगा। तो बड़ा आसान हो जाएगा जिंदगी, बहुत बड़ा आसान होगा। खुश है इससे? हाँ, इससे सब कोई खुश है। निश्चित तौर पर ये पुल इस इलाके के लिए बड़ा वरदान साबित होने वाला है। खासकर बताते चले ये इलाका पूरी तरह बाढ़ के जद वाला इलाका है और निश्चित तौर पर इसलिए ये पुल अपने आप में एक राहत का पुल बनने वाला है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पूरे देश सहित बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पटना में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि पटना का एम्स अस्पताल कोविड के मरीजों से फुल हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात इस वक्त क्या हैं, किस कदर हालात एक बार फिर से भयावह होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि 2020 का वो मंजर वापस आने वाला है। तो सचेत हो जाइए, क्योंकि पटना एम्स पूरी तरह से फुल हो चुका है कोविड के मरीजों को लेकर और अस्पताल प्रबंधन अब अलग से व्यवस्था करने में जुटा है। मरीजों को अलग अलग जगह पर रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमरजीत ने जायजा लिया है। कोरोना की एक बार फिर से दस्तक बिहार के लोगों को हिलाकर रख दिया है। एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। हम मौजूद है पटना एम्स में, जहां पर इलाजरत मरीजों का इलाज किया जाता है। कोरोना वैक्सीन भी यहां पड़ता है और कोरोना का यहां इलाज भी होता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि पटना एम्स का लगभग 90 बेड का ये अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए फुल हो चुका है। एम्स प्रशासन एक्स्ट्रा बेड लगाकर मरीजों का इलाज कर रहा है। फिलहाल 95 लोग इस एम्स में भर्ती हैं। आप देख सकते हैं यही वो जो बिल्डिंग है जिसमें कोरोना मरीजों का इलाज होता है और यहीं पर जो 5वां तल्ला है इसमें कोरोना के मरीज मौजूद हैं, इलाज चल रहा है और यहाँ ट्रामा सेंटर जो है उसमें भी कोरोना मरीज को रखा गया है। एक्स्ट्रा बेड लगाए जा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि इस अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के लिए जगह फुल हो चुका है। अब समस्या ये आ रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज होंगे उनका इलाज आखिर कहाँ होगा। हालांकि पटना एम्स इलाज के लिए तत्पर है, उसके बावजूद यहाँ बेड फुल हैं और ये भी बताया जा रहा है कि बिहटा स्थित ईएसआई अस्पताल में 500 बेड का कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन लगी हुई है। स्थिति काफी भयावह हो चुकी है और कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसे में इससे बचना ही सबसे अहम उपाय है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा।
तो संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि लगातार हर रोज आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये परेशानी का सबब है और आपको सचेत करते हैं, सजग करते हैं कि आप अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखें। एम्स की तस्वीर आपने देखी जहां पर बेड फुल हो चुके हैं कोरोना मरीजों से, लेकिन प्रशासन की तरफ से और स्थानीय स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से यहां बेड की बेहतर व्यवस्था और इंतजामों को लेकर दूसरे अस्पतालों में भी एक्स्ट्रा बेड्स लगाए जा रहे हैं। यानी मरीजों को जो कि कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि आखिर इलाज कराने के लिए उन्हें कहां जाना होगा। तो देखिए, हम आप तक वो भी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग है। पटना के लोगों को परेशानी नहीं हो, इसे लेकर अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। आइसोलेशन सेंटर्स की बात करें तो पाटलिपुत्र अशोक आइसोलेशन सेंटर्स में भी 160 बेड अतिरिक्त लगाए गए हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 मरीज ही इस वक्त इलाजरत हैं। यानी आपको इसे लेकर परेशान होने के लिए या इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए। हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर 836 मामले सामने आए हैं और यह आंकड़ा पटना राजधानी में 359 तक पहुंच गया है। इसके बाद से लोगों में थोड़ा डर का माहौल है और लोग घबरा भी रहे हैं, लेकिन हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं कि आप अगर बीमार भी हैं, संक्रमित भी हो गए हैं, तो सरकार आपके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। इस वक्त हम हैं एक आइसोलेशन सेंटर में और हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहाँ बेड खाली है, यानी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों में बेड की कमी है, तो ये खबरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बेड की उपलब्धता है। और ये पटना का पाटलिपुत्र अशोक जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ की तस्वीर है। यहाँ तकरीबन 158 बेड अभी खाली है, यानी कि टोटल 160 बेडों की कैपेसिटी है। इसके अलावा पीएमसीएच में 80 बेड अभी भी खाली हैं। एनएमसीएच में तकरीबन 87 यानी 87 बेड खाली हैं। तो आप एक अनुमानित तौर पे देखिए तो बिहार में भले ही संक्रमण का खतरा बढ़ा है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेडों की उपलब्धता है। केवल अकेले एम्स में बेड पूरे फुल हो चुके हैं, यानी कि 80 बेड की क्षमता है, 80 बेड फुल हो चुके हैं। हम यहाँ के जो मेडिकल टीम है इनसे हम जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि ये खबर आ रही है कि बेडों की संख्या, बेड उपलब्ध नहीं है, आपके पास तो काफ़ी बेड है। देखिए, ये जो न्यूज़ आई है पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन बिहार सरकार में जितने भी बेड्स हैं अभी मैक्सिमम सारे खाली हैं। हमारे यहाँ 160 बेड की कैपेसिटी है, 160 बेड में 158 बेड खाली है। मात्र 2 पेशेंट हैं हमारे पास अभी फिलहाल, तो बेड सारे खाली हैं। तो पेशेंट को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट आएँ, उनके लिए हमारी मेडिकल टीम हर समय उपलब्ध है और हर समय प्रयास है कि उनको पूरा से पूरा कोविड के मुझसे मुक्ति दिलाई जाए। बिल्कुल, तो ये मेडिकल टीम के सदस्य हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पंकज कुमार। डॉक्टर पंकज ये बता रहे हैं और ये सही संदेश भी दे रहे हैं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो उसके लिए बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग ऐसे अतिरिक्त बेड अस्पताल में लगा रखे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और इंसान जीते जी तो किसी ना किसी के काम आता ही है, लेकिन अगर मरकर भी किसी के काम आ जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऐसे ही अनोखी मिसाल पेश की है दरभंगा की एक महिला ने। दरभंगा की एक महिला ने अपने मौत के बाद अपने अंग को दान कर दिया है। आपको बता दें कि स्वर्गीय वसुधा देवी का शरीर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दान किया गया है। शहर के लक्ष्मी सागर मोहल्ले की रहने वाली 50 वर्षीय वसुधा देवी किडनी की समस्या से पीड़ित थी और इस प्रक्रिया के बाद वसुधा देवी के शरीर को डीएमसीएच के बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दिया गया और उनकी आंखें पटना के आईजीआईएमएस को दान दे दी गई। इस मौके पर वसुधा देवी के पति ने भी मरणोपरांत अपने शरीर को दान देने का संकल्प लिया। परिवार के इस संकल्प पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तारीफ की। वहीं दधीची देदान समिति की ओर से परिवार को 1 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दी गई। आपको बता दें कि मिथिलांचल में पहली बार किसी ने देहदान किया है। 27 मार्च को वसुधा देवी की
मौत हो गई थी, उनका निधन हो गया था। जब लोग यहाँ दरभंगा आए और श्री प्रणव ठाकुर जी की धर्मपत्नी जिनकी किडनी फेलियर के कारण मृत्यु हो गई थी, तो श्री प्रणव ठाकुर जी की पत्नी का देह दान हुआ है। तो बिहार का यह चौथा और मिथिला का यह पहला देह दान है। उनके शरीर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को डोनेट कर दिया गया। दधीची देहदान समिति के संपर्क में आने के बाद फिर जो है सो ये निर्णय मेरा और मेरी पत्नी का साझा निर्णय हुआ कि हम लोग देहदान करेंगे। लेकिन इससे तो बहुत फायदा होगा, इनके जैसे और भी लोग तैयार हो जाए तो हमारे विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि हमें बॉडी के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बॉडी आसानी से तो मिलता नहीं है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।